हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो हम आज आपको यहाँ पे सॉल्यूशन चैप्टर का जो एक हमारा टॉपिक आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है किसी सॉल्यूशन की और वह किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करती हैं, हम इसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन क्या होती है। तो जो इसकी डेफिनेशन है ये है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। Properties of solution which depend on the number of solute per unit volume of solvent and not on the nature of solute are known as colligative properties of solution। है कि सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में जितने नंबर ऑफ सॉल्यूट घुले हुए हैं उसी को हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। लेकिन यह सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, साथ साथ ये भी कंडीशन है। तो पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम ये समझते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम ये हमारा होता है एक क्यूबिक की तरह हम बना लेते हैं। तो इसी को देखिए, ये हमारा एक यूनिट हम इसे मानेंगे, ठीक। अब इसी में जितने भी इसमें जितना भी सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम मीन्स आयतन, उसमें कितने पार्टिकल सॉल्यूट के प्रेजेंट है, इसी को हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो यही हमारा हो गया कि इस क्यूबिक यानी क्यूबिक की तरह एक शेप होगा, जो सॉल्यूशन है उसको क्यूबिक में लेंगे क्योंकि वहां पे हमारा आयतन, यहाँ पे हम आयतन को क्यूब कहते हैं। तो इस तरीके से पर यूनिट, ये हमारा यूनिट हो गया और आयतन की क्यूब होता है ना, तो इसमें कितने सॉल्वेंट, ये जो सॉल्वेंट की मात्रा होगी पर यूनिट में, इसी में कितने सॉल्यूट डिजोल्व है, इसी की संख्या को ये दर्शाता है। यानी कि उसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे, ठीक। नंबर, कितने नंबर में सॉल्यूट उसमें घुला हुआ है। लेकिन अब उसी के साथ साथ एक हमारी कंडीशन है, लेकिन बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। लेकिन ये कभी भी सॉल्यूट के नेचर पे नहीं डिपेंड होता है, ठीक। आर नोन एज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। इसी को हम सॉल्यूशन यानी कि विलयन की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, ठीक। कॉलीगेटिव मतलब होता है अणुसंख्यक गुण, हिंदी में इसे हम अणुसंख्यक गुण कहते हैं। कॉलीगेटिव को अणुसंख्यक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो सॉल्यूट हमारा है यानी कि विलय, वही पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में डिजोल्व है, इसीलिए हम इसे अणुसंख्यक गुण कहते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज यानी कि ये इसके नेचर पे नहीं डिपेंड करता है, बस इसकी संख्या पे डिपेंड करता है। तो अब हम बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक पे, जो हमारा है अगला वाला, जो 4 फैक्टरों पे डिपेंड करता है। तो वो यह किन किन 4 फैक्टरों पे डिपेंड करता है, अभी हम इसको जान लेते हैं। 4 फैक्टरों पर डिपेंड करता है। बहुत बार हमसे एग्जाम में पूछा गया है कि ये किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है, तो बस 4 पे ही डिपेंड करता है। तो कौन कौन सा है? पहला वाला जो हमारा है ऑस्मोटिक प्रेशर पे डिपेंड करेगा। दूसरा जो है ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे डिपेंड करेगा। फिर तीसरा वाला जो है ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करेगा। फिर चौथा जो हमारा है ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे डिपेंड करेगा। अब देखिए, जैसे जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वह कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम क्या कह सकते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड ऑन द, किस पे डिपेंड करता है? जिस पे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती थी, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो जिस पे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है उसी पे ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिपेंड करता है। तो दोनों की डिफिनेशन लगभग एक जैसी हुई। तो यही चीज है कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर पे डिपेंड करती है, फिर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पर, फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे, फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे। अब हम इन चारों पॉइंट को अलग अलग इसकी डिफिनीशन के थ्रू और इसमें हमारा एक दो फार्मूला मेन आएगा, उसके बेस पे हम इसको समझ लेते हैं, ठीक। अभी तो हम जस्ट ऐसे ही समझे हैं कि ये 4 पॉइंट पे डिपेंड करती है, ये कौन कौन से हैं ये हमें याद रखना है। अब हम इसको विस्तार से समझते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर पर किस तरीके से डिपेंड करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, उसमें जो सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट ये दोनों मिक्स होता है, यानी कि वो सॉल्यूशन एक साइड होता है और फिर एक तरफ केवल सॉल्वेंट होता है।
तो उसी के बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम क्या, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है वही लगी होती है। तो इसी को क्रॉस, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को सॉल्वेंट जब क्रॉस करके सोल्यूशन में जाता है, जो दाब अप्लाई किया जाता है कि उसका सॉल्वेंट का फ्लो सोल्यूशन में हो, उसी मिनिमम दाब को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम एक बार ऐसे समझ लेते हैं कि यानी कि स्वतः जो दाब स्वतः उस पर क्रिएट होता है, ठीक। तो स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट, इधर देखिए सॉल्वेंट रहेगा, इस साइड सॉल्वेंट रहेगा और इधर जो हमारा सोल्यूशन रहेगा। तो सोल्यूशन जो होता है ये सॉल्वेंट है और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी कि SPM इसको लिख सकते हैं, तो SPM। अब देखिए जो सॉल्वेंट का जो फ्लो होता है, जब इधर से इधर जिस मिनिमम प्रेशर पर होता है वही हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। तो इसमें अभी हमारा जो कंडीशन है ये स्पॉन्टेनियस, यानी कि स्वतः, यानी कि अपने आप जो सॉल्वेंट होता है वो सॉल्यूशन में जाएगा। क्यों, सॉल्वेंट तो हमारा केवल वाटर, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट हमारा एक ही कंपोनेंट होता है। तो सॉल्वेंट जो होता है ये हमेशा डाइल्यूट होगा सॉल्यूशन से, और सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है, सॉल्वेंट से कंसंट्रेट होता है। क्यों, क्योंकि वो सॉल्यूट से भी मिलकर बना होता है। तो जो इसमें स्पॉन्टेनियस फ्लो होगा सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के साइड, तो इसी को हम क्या कहते हैं, यही जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर का हमारा एक बहुत ही फेमस फार्मूला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला जो होता है आइसोटोनिक हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बेस पे ही निकल करके आता है। लेकिन अभी के लिए ये जो फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम याद रख सकते हैं। कैसे, देखिए पाई इक्वल टू RT अपान वी नॉट ln P नॉट अपान P, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे पहले इसको हम इसी के बेस पे समझते हैं। अब देखिए P नॉट इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है P जो होता है हम वेपर प्रेशर कहते हैं। तो P नॉट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और डाइल्यूट सोल्यूशन, यानी कि यह जो वेपर प्रेशर है जो इसमें हमारा हो रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर में, जो सोल्यूशन और सॉल्वेंट हम बनाए हैं, तो इसमें जो वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है ये सॉल्वेंट के ऊपर या फिर डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब या फिर यहाँ पे सॉल्वेंट होगा या फिर डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, ये कंसंट्रेट होगा, ठीक, और ये हमारा डाइल्यूट है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे डाइल्यूट सोल्यूशन भी लिख सकते हैं। तो P नॉट इक्वल टू क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और डाइल्यूट सोल्यूशन, और P इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ कंसंट्रेशन सोल्यूशन, यानी कि जो ये P जो है यह केवल किसका, ये केवल सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो है उसके प्रेशर वेपर प्रेशर है। और V नॉट इक्वल टू क्या हो गया हमारा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और डाइल्यूट सॉल्यूशन। पाई इक्वल टू हम ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इसी को हम पाई से डिनोट करते हैं। तो पाई इक्वल टू जो हमारा फार्मूला निकल करके आएगा आइसोटोनिक हाइपरटोनिक, और ये आइसोटोनिक हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक तीन प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। तो अभी मैं उसको भी बारी बारी से बताऊंगी कि किस सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, किसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, और किसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो पहले हम ऑस्मोटिक प्रेशर का ये फार्मूला याद रखते हैं, पाई इक्वल टू RT वी नॉट RT अपन वी नॉट, पाई इक्वल टू RT अपन वी नॉट ln P नॉट अपन P। अब हम सॉल्यूशन के टाइप्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे समझेंगे जो हमारा सॉल्यूशन था 3 टाइप्स का ना। सबसे पहले हम ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला देख लिए थे, तो वो पाई इक्वल टू क्या हमारा था, पाई इक्वल टू RT अपन वी नॉट ln P नॉट अपन P, ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला था। तो उसी के बेस पर पहले इन तीनों सॉल्यूशन को हम यहाँ पढ़ते हैं, फिर उस फार्मूले तक पहुँचते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं उस फार्मूले को इसलिए बता दूँ क्योंकि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की पहली वाली प्रॉपर्टीज थी, तो हम वहाँ पे उसका फार्मूला देख लिया। अब हम इन तीनों सॉल्यूशन को समझ लेते हैं। तो देखिए जो पहला हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा हमारा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तीसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो दोस्तों आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं, विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। और विच सॉल्यूशन विच हैव हाई ऑस्मोटिक प्रेशर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंतर्गत आते हैं। सॉल्यूशन विच हैव लो ऑस्मोटिक प्रेशर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंतर्गत आते हैं। तो अब देखिए मैं यहाँ पे एक फिगर बनाई हूँ, इसके बेस पे समझाती हूँ। जिस भी सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होता है वो दोनों डायरेक्शन में होगा तो वो हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आएगा। लेकिन जिस सॉल्वेंट का मूवमेंट अंदर से बाहर की साइड यानी कि सॉल्यूशन की साइड होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक, यानी कि इसमें हाई ऑस्मोटिक प्रेशर
क्रिएट होगा। तो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर अगर यहाँ पे रहेगा तभी तो वो सॉल्वेंट बाहर की साइड जाएगा। तो यही हमारा क्या होता है, ये हमारा हो जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसमें जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है इसमें कौन सा प्रोसेस होता है, इसमें जो हमारा होता है एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि यह जो सॉल्वेंट होता है ये अंदर से बाहर आता है, तो इसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। ठीक, तो एक्सोथर्मिक का मतलब एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोथर्मिक नहीं एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं इसको। ठीक, तो ये हमारा हाइपरटोनिक हो गया। अब अगला हमारा जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो इसमें ये जो हमारा फिगर बना है इसमें क्या होता है, इसमें जो सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है ये सॉल्यूशन से अंदर की साइड आता है, तो ये हमारा हो गया हाइपोटोनिक। अब देखिए इसमें मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। एग्जांपल में हम ये समझ लेते हैं, मान लीजिए हम किशमिश, भीगा हुआ किशमिश है, उसको निकाल के रख दिए ऐसे ही शुष्क जगह में, ऐसी जगह रख दी जहाँ पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर हो लो हो। तो जहाँ यहाँ पे देखिए किशमिश फूला हुआ है, पानी में भीगा हुआ है, तो अब उसको हम बाहर रख दिए तो वो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे वो सिकुड़ता जाएगा, क्योंकि उसमें से वाटर जो होगा वो बाहर निकल जाएगा वेपर के रूप में। तो वो वाटर जो बाहर निकल रहा है उसमें क्या हो रहा है, सॉल्वेंट का फ्लो अंदर से बाहर की साइड हो रहा है, यानी कि वाटर वहां पे सॉल्वेंट के रूप में काम कर रहा है, तो वो अंदर से बाहर की तरफ निकल गया। तो ये हमारा किसमें आ गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। अब वहीं पर जस्ट इस प्रक्रिया को हम उल्टा करते हैं। मान लीजिए सूखे हुए किशमिश को, यानी कि पिचके हुए किशमिश के दाने को हम कुछ देर के लिए वाटर में रख देंगे, या मान लीजिए हम शाम को रखें, सुबह को निकाल कर देखेंगे तो वो फूल जाएगा, यानी कि उसको हम वाटर में डाल दिए। तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें वाटर जो हो रहा है, वाटर का वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर का ज्यादा है, तो वो अंदर यानी कि किशमिश के अंदर जाता चला जाएगा। और जानते हैं किशमिश के अंदर क्यों चला जाता है, क्योंकि उसमें भी परमिएबल मेम्ब्रेन ही होता है, तो वो वाटर को यानी कि सॉल्वेंट को अंदर जाने देता है। तो ये जो हमारा किसमें आ गया, ये हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरीके से हम इन तीनों को बारी बारी से और एक दूसरे को डिफरेंट करके अच्छे से समझ लिए हैं। तो आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।